बीच बीच में भाई मॉक टेस्ट देना जो है ज़रूरी है। अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाला है 2025 का, लगभग 2 से ढाई महीने बचे, तो आई थिंक हर वीक आपको 2 मॉक देने जो स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि मॉक भी एक आपकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे आपकी स्पीड इंप्रूव है, और जो स्पीड का ही पूरा खेल है भाई एग्ज़ाम। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप निकाल लोगे इस एग्ज़ाम। कोशिश ये करनी है कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ पहचान चुके हो और वीकनेसेस पता है आपको कि भाई मेरे को जीके की तैयारी करनी है, तो आपका जो भी टाइम निकलता है 7 से 8 घंटे का अगर आप टाइम निकालते हैं तो 50% टाइम आप एक जीके को दो, और बाकी जो 3 से 4 घंटे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत है। अगर आपके मैथ्स में 40 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं तो कोशिश करो कि 45 कैसे होगा, 46 कैसे होगा, तो वो आई थिंक आपको बेनिफिट करेगा। एस्पिरेंट्स को लेके क्या एडवाइस है आपको फॉर यूजिंग सोशल मीडिया की, वो कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, बहुत कुछ है करने को। तो और यूट्यूब में भी एक मतलब वो एक अथाह सागर है, तो उसमें क्या कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें, उसको लेके क्या प्रिकॉशंस है, एडवाइस है? देखिए, आज भी जो मूल जो मंत्र है ना, वो तो यही है कि आप ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें खुद को। राइट, ठीक है, जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए। लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, उसमें क्या है आपको डिस्ट्रैक्शन हमेशा आएगा, है ना, कि भाई इस टॉपिक के बारे में चलो यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, है ना, गूगल में देख लेते हैं, और गूगल में आप जाएंगे तो फिर 100 चीज़ें और दिख जाएंगी। तो ज़्यादा ज़्यादा आप ऑफलाइन मेंटेन करें खुद को, ठीक है। जो 90% जो है ना पब्लिक है, ठीक है, वो सीरियस नहीं है ना, 90% वो सीरियस नहीं है, तो इससे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट कि भाई 90% तो वैसे ही आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है, 10% से ही कॉम्पिटिशन है, उसमें 1% का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि भाई 150 से 2000 व्यूज आ रहे हैं और स्ट्रैटेजी पर जाऊंगा तो 60,000 के, ठीक है। तो ये है, तो ये समझ में आता है कि भाई जो जेन्युइन पब्लिक है वो बहुत कम है ना, और जो सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं वो ज़्यादा है। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 नौकरी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश मित्तल। हमारे साथ आज के मेहमान हैं शुभम अग्रवाल जी। शुभम अग्रवाल, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं हमारे ही चैनल के माध्यम से। एसएससी सीजीएल की इस साल की परीक्षा में AIR-1 ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने प्राप्त किया है, और आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसे हैं शुभम आप? बहुत बढ़िया। शुभम, जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो आप रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर आपके रॉ मार्क्स इतने ज़्यादा थे कि हम सबको ये उम्मीद थी कि आप फर्स्ट आएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 आएंगे, और आप आए भी। तो सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। और कैसा महसूस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी तो। मेरी रिजल्ट आया लगभग 1 महीना हो चुका है, तो सिंक इन हो चुकी है लगभग वो सारी फीलिंग्स जो हैं। हाँ। तो बहुत जगह से बधाइयाँ आई, है ना, तो उन्हीं सब में निकल गया ये 1 महीना। ओके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर से आपके प्लेटफॉर्म में आकर। ठीक है। शुभम, हमने जो अपना लास्ट वीडियो डाला था इंटरेक्शन, उसमें बहुत सारे जो हमारे नए एस्पिरेंट्स थे उनके तरह तरीके के सवाल थे, बहुत कुछ वो आपसे जानना चाहते थे। तो उन सवालों का कंपाइलेशन हमने एक बनाया है, और हम उन्हीं सवालों को टच करेंगे जो पिछले पॉडकास्ट में अनछुए रह गए थे। और इसके अलावा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो रिपीटेटिव हो, ताकि स्टूडेंट्स का बहुमूल्य समय इसमें बच जाए। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट्स का बेसिक क्वेश्चन ये था कि आपके रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स क्या हैं, और इन दोनों का अंतर भी आप थोड़ा नए स्टूडेंट्स को समझा था प्लीज़। मेरे जो रॉ मार्क्स आए, जैसे कुछ आंसर की में चेंजेस हुए, ओके, उसके बाद मेरे 360 जो है मेरे रॉ मार्क्स हैं। और क्योंकि 18 जनवरी की शिफ्ट को थोड़ा टफ माना गया, ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो जीके वाले पोर्शन से नहीं हुए, और जीके वाला पोर्शन जो है वो टफ रहता है। और 20 जनवरी वाली शिफ्ट में जो है जीके के क्वेश्चंस ज़्यादा उन्होंने डिलीट किए और सभी को मार्क्स दे दिए गए। तो मेरे को जो है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट हुआ उसमें। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मेरे 383, ओके, 383 जो है मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आउट ऑफ 390। आउट ऑफ 39। ओके। जी हाँ। तो ऐसे रॉ मार्क्स तो मेरे से भी ज़्यादा है, कई 3-4 स्टूडेंट्स के शायद होंगे, लेकिन जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं 18 जनवरी की शिफ्ट के हिसाब से, तो वो मेरे सबसे ज़्यादा। और आपके मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स और सेकंड टॉपर जो है AIR-2 जो है, में कितना डिफरेंस है? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये तो। जी।
शुभम, आप जो सर्विस चूज करने वाले हैं अपनी, वो आपने क्या चूज करी है और उसके अब आगे की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने उत्सुकता जताई है, तो उसके बारे में बताइए। मेरा शुरू से ये था कि भाई अगर मिले मुझे ये पोस्ट तो मैं ASO इन MEA, और वही मैंने चूज़ करी थी और वही मुझे मिल भी रही है। जी। तो बस उसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना है। ओके। तो वो ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती है, 10 से 15 दिन का लगभग प्रोसेस है। ठीक। तो आई थिंक मैं मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस की यही ड्रीम जॉब भी है कि ASO इन MEA भी, क्योंकि इसमें फॉरेन जाने का मौका एकमात्र इसी जॉब में है। ओके। और किसी जॉब में मतलब ये मौका नहीं मिल पाता है। बाकी कई एस्पिरेंट्स का भाई होम सिटी रहता है कि भाई होम सिटी मुझे मिल जाए। हम्म। तो जैसे GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये पोस्ट भी है कई। जी। तो मेरे को शुरू से ही ASO इन MEA का ही था और वो मुझे मिल गया। बहुत सुंदर। अब आप विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे। जी। स्वयं इसी कड़ी में जो मैं अगला आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपना बैकग्राउंड बताया था पिछले बार, आप NIT रायपुर से आपने पढ़ाई की है, मैकेनिकल इंजीनियर में आप इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया है, उसके बाद आपने UPSC की तैयारी की है, और मैथमेटिक्स आपका शुरू से या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा, उसके बाद आप एज ए मैथ्स टीचर भी काफ़ी समय तक आपने पढ़ाया बच्चों को। तो आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, या यूँ कहें कि साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो आर्ट्स के बच्चों ने काफ़ी कमेंट में लिखा कि यह आर्ट्स वालों के लिए तो ये एग्ज़ाम है ही नहीं, ऐसा उनका मानना था। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये जो बैकग्राउंड की जो बहस है, जो डिबेट है, उस पे आपका क्या टेक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 10th तक तो जैसे सभी का साइंस सब्जेक्ट रहता ही है, अगर 11th 12th भी आपने साइंस से करी है तो उसका एक बेनिफिट तो रहता है, नो डाउट। ठीक है। क्योंकि 11th 12th जो है वो आप थोड़ी सी हायर मैथ्स की तरफ जो है जाते हैं, तो वो जो है आपके साथ हमेशा रहती है वो वाला पार्ट। लेकिन कॉलेज में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ये बैकग्राउंड, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात हुई जो कि हमारे अंबिकापुर के ही हैं। तो उनका जो बैकग्राउंड है वो BA बैचलर इन आर्ट्स किया उन्होंने, और उनकी जो है ASO इन CSS है ना, वो सिलेक्ट हुए। लेकिन मैंने जब उनसे बात करी तो बताया कि सर मैंने अब 11th 12th जो है मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था, तो उसका उनको बेनिफिट हुआ। कॉलेज में जाकर के स्ट्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि मेरे को जो मेन बेनिफिट हुआ भाई मेरी टीचिंग की वजह से, कि भाई मैंने जो कॉलेज के टाइम पर भी पढ़ाना जारी रखा मैथ्स एज ए सब्जेक्ट, तो वो मेरे साथ हमेशा रहा। तो सबके साथ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो सके तो 11th 12th अगर मैथ्स बैकग्राउंड है तो बेनिफिट मिलता है उसका, उसमें पर सपोज अगर किसी का नहीं है बैकग्राउंड, ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स होना जरूरी ही है एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो ऐसे बंदे को अपनी मैथ्स इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मैथ्स तो इनएविटेबल है, मतलब मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैथ्स के बिना ये एग्जाम क्लियर भी नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को मैथ्स अपनी स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? एज ए बैकग्राउंड बात कर रहा हूँ, अभी एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बैकग्राउंड स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए मैथ्स को? देखिए, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो उसकी वजह से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जी। भाई हर बैकग्राउंड की क्या है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। हाँ। अगर आप BA बैकग्राउंड से है तो काफ़ी चांसेस है कि आपके जनरल नॉलेज जो है, वो जनरल अवेयरनेस जो इस एग्जाम में पूछी जाती है, उसमें आप भी बाकी लोगों से आगे। बिल्कुल। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ उसमें भी समझनी जरूरी है कि भाई कोई बात नहीं, एक चीज़ में मैं अगर अभी थोड़ा सा पीछे हूँ तो एक चीज़ में आगे भी। बाकी बची जो मैथ्स की बात, तो मैथ्स जो है बहुत टफ नहीं पूछी जाती है, ठीक है। इंजीनियरिंग लेवल में जो अपन मैथ्स पढ़ते हैं वो नहीं पूछी जाती है, बेसिक सिलेबस है क्लास 10th तक का। आई डोंट थिंक उससे ऊपर का सिलेबस है। सभी क्वेश्चंस मैंने बना के देख लिए है ना, 20 से 30 मॉक दे लिया मैं। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर मैंने 11th 12th की मैथ्स नहीं करी तो नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब क्लास 10 तक 10th तक की मैथ्स सफिशिएंट है। हाँ, उसमें अगर हो सके तो CBSE के अलावा ICSE की जो बुक्स है उसको आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो CBSE में 11th में है वो आपको ICSE में 10th लेवल तक मिल जाएगा। उससे ऊपर आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसा कि मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था, आपने कुछ अनयूजुअल सोर्सेज बता दिए, जैसे आपने NCERT बुक्स पे काफ़ी फोकस किया था, जो कि UPSC एस्पिरेंट्स तो पढ़ते हैं, बट SSC के स्टूडेंट्स के केस में मैं NCERT का नाम बहुत रेयरली सुनता हूँ। तो स्टूडेंट्स में ये जिज्ञासा है कि आपके जो भी सोर्सेस हैं और जो भी बुक्स हैं उस पर थोड़ा सा आप विस्तार में डिटेल में चर्चा करें।
तो थोड़ा आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप बताना चाहेंगे कौन से बुक्स आपको आपके हिसाब से रेफर करनी चाहिए, या आपने जो जैसे पढ़ाई की है वो बता दीजिए। मैंने जो पिछली बार आपको बताया था वो एक्चुअल जो मैंने फॉलो किया वही बताया। तो हाँ, मतलब इन सब की कई सारी आलोचना भी हुई है ना, कि भाई एनसीईआरटी से कैसे आपने निकाल लिया। तो ठीक है भाई, एक वैलिड आर्गुमेंट हो सकता है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी तैयारी करी कि भाई क्या क्या हो सकती है और अच्छी बुक्स। ठीक है, तो अभी भी मैं तो यही कहूँगा भाई कि एनसीईआरटी इज़ बेसिक, है ना। एनसीईआरटी तो कर ही लो सबसे पहले। उसके बाद कुछ जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक बुक्स ले सकते हो आप। ओके अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जनरल नॉलेज वीक जी। है ना, और मेरे को पॉलिटी पढ़नी है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, हाँ है ना, तो भाई अगर टाइम है तो लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ लो, है ना। इतनी मोटी बुक 3 से 4 क्वेश्चन के लिए पढ़ना, आई डोंट थिंक ये वर्थ है। वर्थ इट नहीं है। हाँ, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रेफर कर लो, वो तो एनसीईआरटी का सोर्स नहीं हुआ भाई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप बना सकते हो अपने लिए कि हाँ ये मेरा जो है रेफरेंस रहेगा। उसके अलावा मैथ्स के लिए जैसे आर एस अग्रवाल की बुक जो है वो बढ़िया है। एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, जो कि ठीक है, जायज़ भी है, क्योंकि भाई वो लोग एक ही तरीके के क्वेश्चन जो है वो 8-10 नहीं देंगे कि भाई 8-10 क्वेश्चन इसी टाइप के कर। उनका हर क्वेश्चन यूनिक रहता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो आप आर एस अग्रवाल, है ना, और आई थिंक आर डी शर्मा, है ना, उनकी बुक्स आप रेफर कर सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस तो हैं ही आपके पास, तो किसी पब्लिकेशन की बुक रेफर कर लो जो कि आपको टॉपिक वाइज, है ना, अरेंज करके दे। तो आई थिंक कितना बुक्स में सफिशियंट है। अगर आप राइटर की बुक में जाओगे ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि वो वर्थ नहीं होता। भाई यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई 20 क्वेश्चन के लिए तो भाई नॉर्मल है कि आप पढ़ो, बिल्कुल, है ना। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप वो बुक पूरी की पूरी पढ़ो, आई डोंट थिंक वो वर्थ रहेगा, है ना। इससे अच्छा आप 11th-12th एनसीईआरटी कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अपने समय को कैसे मैनेज करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस को चुनने। सोर्सेस बहुत वाइजली चुने, है ना भाई। मेरी कही बात पे मत जाइए आप, हाँ ठीक है, जो आपको सूट होता हो। भाई मैं तो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। बाकी एक आध महीने आप ट्राई करके देखिए अपने हिसाब से, जी। नहीं समझ में आता है तो भाई उस चीज़ को चेंज करने की जरूरत है। और इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी थे, जैसे वोकेबलरी पे आपने एक ओपिनियन दिया था कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और उससे आपको एक इंट्यूटिवली लगने लगा कि ये सही है ये गलत है। तो जैसे किसी बच्चे का अगर हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, या इन जनरल वो थोड़ा इन्फीरियर फील करता है वोकेबलरी को स्पेसिफिकली लेके, तो कुछ और आप उसमें बताना चाहेंगे जो आपने एडवाइस दी थी उसके अलावा? मेरे सिलेक्शन होने के बाद मैंने यूट्यूब में कई सारी वीडियोस देखी कि वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव करें। तो एक तरीके से मुझे बहुत दुख होता है बच्चों के लिए जब टीचर्स ये बताते हैं कि भाई आप एक दिन में 100 वर्ड लेकर के चलो, कि हमें 100 वर्ड से प्रिपेयर करने हैं। तो वो तो भाई अंधाधुंध तरीका हो गया कि 100 वर्ड कौन से हैं ये भी तो भाई मैटर करता है। अगर आपसे कोई फ्रेंच इंग्लिश का वर्ड कोई बोल रहा है कि आप इसको भी कर लो, तो भाई आप बेवकूफ़ हो एक तरीके से। तो दो चीज़ें हैं इसमें, देखिए, एक तो आपको कितने वर्ड्स करने हैं और कौन से वर्ड्स करने हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है ना, वो आपको तभी समझ में आएगी कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं अगर उसमें वो वर्ड यूज़ हो रहा है तब वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आप किसी कोने से खोज के लाओगे कि भाई ये वर्ड मुझे मिला, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो, आप नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें अगर कोई वर्ड मिल रहा है और जो आपसे नहीं बन रहा है तो वो आप नोट करो। बिल्कुल, वो नोट करना जरूरी है क्योंकि वही आएगा एग्जाम, एक्स्ट्रा और कुछ आने वाला नहीं। और अगर कुछ आ भी गया तो एग्जामिनर यही चाह रहा है कि आप उसमें माथा ना तपा दिया था, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एग्जामिनर भी यही चाह रहा है। अगर आप उसमें फंसोगे तो फिर वो टाइम वेस्ट हो। तो मतलब अगर मैं इस वोकेबलरी के क्वेश्चन को सम अप करूं कि रटना नहीं है, अगर आप कोशिश करें कि मैं हर दिन 10-10 नए वर्ड्स याद कर लूं, तो वो एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। रादर देन आप अपना कंटेंट ऐसा पढ़िए कि उसमें आपका 10 नए वर्ड्स से एक्सपोजर हो, उन वर्ड्स को फिर आप अपने उसमें अपने साइक में ऐड करते जाइए, और वो सबकॉन्शियसली वो होता जाएगा आपके साइकी में। जब आप वर्ड्स आप सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे ना तो वो जो नॉलेज होगी वो हमेशा के लिए रह जाएगी आपके साथ। अगर आप सिंगल वर्ड को पढ़ रहे हैं, जी ठीक है, तो आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। रट लिए, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है वो
किस ह्यूमर के साथ यूज़ हो सकता है वो, है ना, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ होगा, वो सब नहीं क्लियर हो मैं। एग्जैक्ट तो आई थिंक सेंटेंसेस में जो वर्ड आ रहे हैं उसके साथ आप पढ़ेंगे जी। तो जो है आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहे। इसी तरीके से जीएस को लेके भी क्वेश्चन आया है कि इसका जो जीएस है वो बाकी एग्जाम से अलग है। तो इसमें एक तो क्या अलग है वो थोड़ा बता दीजिए, और दूसरा इसको फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए, एसएससी के लिए जीएस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, जो इसका जीके का सिलेबस है हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं। हाँ उन्होंने बेसिक लिख दिया है कि भाई इसमें बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो भाई बेसिक्स का क्या मतलब है ना, वो हमें समझना पड़ेगा। और बात यह है कि भाई सिर्फ 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है। और 25 क्वेश्चंस में जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। अगर 100 क्वेश्चंस आते है ना, तब बात अलग होती कि भाई सारे टॉपिक्स जो है वो टच हो जाए, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से क्या। तो देखिए मेरी अप्रोच क्या थी इसमें, जीके में मैंने 3 से 4 टॉपिक्स पहचाने कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई टीयर 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कल्चरल रूट से बहुत सारे आते हैं कि भाई हमारे जो क्लासिकल डांसेस है ना, उसमें जो परफॉर्मर्स हैं, एकेडमीज हैं उनकी, इन सब से 3 से 4 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो नोबेल प्राइज विनर्स से है, कुछ क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाले पार्ट से है। तो मैंने ये 9 से 10 क्वेश्चन के लिए टॉपिक्स को पहचाना, और बाकी जो 15 क्वेश्चन है भाई वो रैंडम। जी रैंडम इन द सेंस कि वो पॉलिटी में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसकी तैयारी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओ। तो उसके लिए आप सिर्फ जो पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ो, एक्स्ट्रा मत जाओ। लेकिन जो 9 to 10 क्वेश्चन है उनकी आप तैयारी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत कम समय लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक है वो। बहुत स्पेसिफिक है, बहुत छोटे से नोट्स बनेंगे, उसको आप पढ़। तो आपके आई थिंक 30 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है, 50 ले, और टीयर 2 में 40+ इज अ गुड स्कोर। ओके, तो आप मतलब अपना स्टार्ट करेंगे तो आपका और बढ़ जाएगा। मतलब सबसे पहले अल्टीमेटली ये कि आप अच्छा अगर अपना डीप एनालिसिस करते हैं और आप सवालों का एक एरिया पकड़ते हैं कि लास्ट 4-5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, कौन कौन से एरिया सुपर हिट रहे हैं, और उन एरिया को आप अलग से अटेंशन देते हैं ताकि उस एरिया से कोई सवाल आपका गलत ना हो। सेल्फ एनालिसिस जो है इसमें बहुत जरूरी, हर एग्जाम में जरूरी है, हाँ है ना। हाँ। शुभम, मैथ्स और रीजनिंग वाला जो एरिया है उसके भी कुछ अगर आप हाईलाइट करना चाहें कि उसके लिए कैसे अपन रीजनिंग जैसे है पोर्शन है उसको कैसे अपन तैयार करें, तो वो भी। आई थिंक अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि रीजनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैथ्स से ही रहते हैं, है ना। नंबर सीरीज वगैरह हो गया, पैटर्न्स पहचानना हो गया, ये सब तो डायरेक्ट मैथ्स से ही है। और बाकी जो क्वेश्चंस है ना उनकी, भाई वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज आप निकालना सीख लीजिए कि भाई क्या तरीका होता है, मिरर इमेज सीख लीजिए, ठीक है। जो पैटर्न होते हैं ABCD वगैरह, तो इनके नंबर जो होते हैं, A को 1 असाइन करते हैं, या फिर कभी 27-1 भी असाइन कर देते हैं। तो ये सब क्या है, बहुत बहुत कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रेडिक्टेबल टाइप के मतलब क्या कहेंगे कि फॉर्मेट्स हैं कुछ टेम्पलेट्स हैं कि या तो ऐसा सवाल पूछेगा या ऐसा पूछेगा, तो आपको स्पेसिफिकली हर टेम्पलेट की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक एक दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हो जाएगा। और वो सेट है, वो टेम्पलेट बहुत ज़्यादा उसमें वेरी नहीं करता सर, कि भाई डाइस प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना भाई, डाइस के 2 ओरिएंटेशंस दिए हुए हैं, तो बताना इस नंबर के अपोजिट क्या है। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है उसका, है ना, तरीका है उसको सॉल्व करने का, तो वो कर लो, है ना, उसमें कोई खास बात नहीं। 2-4 क्वेश्चन में फंस सकते हैं, और वो सभी फंसते हैं, मैं भी फंसा, है ना। मेरे भी रीजनिंग में कितने आए, 82 मार्क्स आए, तो भाई 2 क्वेश्चन तो मेरे भी गलत हुए ही, उतना तो होता ही है ना, उतना लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नहीं तो तैयारी जो है बहुत आराम से रीजनिंग की हो सकती है अगर आप मैथ्स अच्छे से कर। एक जैसे कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल जो बिगिनर हैं वो बोलते हैं कि आप हमें एक टाइम टेबल बता दीजिए, आप हमें एक अपना भी शेड्यूल बता दीजिए, और हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, डेली शेड्यूल होना चाहिए, वो बता दीजिए। तो वैसे तो थोड़ा सा ये इमेच्योर या चाइल्डिश प्रश्न है, लेकिन इतने बच्चे पूछते हैं तो आप उसको कैसे एड्रेस करना चाहते हैं वो बता दीजिए। अगर भाई मेरा शेड्यूल फॉलो करोगे तो भाई 5 से 6 साल लग सकते हैं एग्जाम क्लियर में, ठीक है। तो मुझे तो इतना ही समय लग गया, ठीक है। इस एग्जाम को नहीं चलिए, ठीक है, UPSC के एग्जाम पे ही है। हाँ। बाकी आप अपना शेड्यूल बनाओ खुद से भाई, है ना। सबकी जो है अपनी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे, साथ में कुछ और भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सबका शेड्यूल जो है वेरी करेगा। कोशिश ये करनी है कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ पहचान चुके हो
और वीकनेसेस पता है आपको कि भाई मेरे को जीके की तैयारी करनी, तो आपका जो भी टाइम निकलता है 7 से 8 घंटे का अगर आप टाइम निकालते हैं तो 50% टाइम आप जीके को दो, और बाकी जो 3 से 4 घंटे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाओ। अगर आपके मैथ्स में 40 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं तो कोशिश करो कि 45 कैसे होगा, 46 कैसे होगा, तो वो आई थिंक आपको बेनिफिट करेगा। और उसके साथ साथ बीच बीच में भाई मॉक टेस्ट देना जो है ज़रूरी है। अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाला है 2025 का, लगभग 2 से ढाई महीने बचे, तो आई थिंक हर वीक आपको 2 मॉक देने जो स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि मॉक भी एक आपकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हुई, और जो स्पीड का ही पूरा खेल है भाई ये एग्ज़ाम, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप निकाल लोगे इस एग्ज़ाम, अदरवाइज जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। तो जो 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वर्सेस जो 26 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो 26 वाला थोड़ा सा कैजुअल होगा, वो अभी स्लोली स्लोली मूव करेगा। उसके लिए क्या एडवाइस है 26 वाले, जो 26 के लिए एस्पिरेंट है? 26 के लिए भाई देखो, मेरा तो एक ही मंत्र है ना, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। भले आप स्लो तैयारी करो लेकिन डेली करो, ठीक है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो भाई डेली कम से कम 2 घंटे निकालो, और हो सके तो संडेज को या ऑफ डेज में उसको 4 से 5 घंटे करो, ओके। ठीक है। तो तैयारी करते रहो, और एग्ज़ाम के टाइम से लगभग 3 से 4 महीने पहले कोशिश करो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, और आप मॉक देना फिर स्टार्ट करो। तो अभी से ही भले 1 साल का टाइम है, लेकिन आप एक रोड मैप अपना तैयार रखो कि मेरे को इस टाइम पे आकर के अपनी स्पीड बढ़ा देनी है, अपना टाइम बढ़ा देना है। बाकी तो भाई सबकी अपनी अपनी शेड्यूल हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मॉक्स को लेके आपने पिछले वीडियो में कुछ बताया था हमें, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि मॉक्स के मार्क्स कम आते थे फिर, लेकिन मेन एग्ज़ाम में आपने अच्छा परफॉर्म किया, और आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे शायद 30 के करीब मॉक्स दिए थे। तो मॉक्स का जैसे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म का नाम ना लेके हम ये बताएं कि मॉक का कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नंबर 1, मॉक को लेके ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आने वाले बच्चों को किस प्रकार से मॉक को यूटिलाइज करना चाहिए। इन 3-4 प्रश्नों को आप एड्रेस कर दीजिए। स्टार्टिंग में जब मैं मॉक अटेम्प्ट कर रहा था तो वो अनपेड थे, फ्री सोर्स था। ओके। तो भाई फ्री सोर्स के जो है अपने नुकसान भी बहुत है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कैजुअली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स रहीं, आपको बैकग्राउंड ऐसा नहीं मिलेगा जो आप एग्जाम ओरिएंटेड लगे आप, और आप खुद भी बहुत कैजुअली दोगे उसे। आई थिंक एक पेड टेस्ट सीरीज जो है वो ले लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बहुत कम रेट में आज के दिन अवेलेबल। पेड टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये है कि आपको जो उसका एनालिसिस है वो बहुत डिटेल्ड में मिलेगा, एक तो। ओके। दूसरा जो उसमें जो आपको फील आई पेपर, वो एक्चुअल पेपर देने की वो फील आई, क्योंकि ये चीज़ का बेनिफिट तो मिला भाई, है ना। जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी वही लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चंस और वही बैकग्राउंड वगैरह सारा चीज़ जो है वो मेरे को रियल एग्जाम में भी देखने को मिला, तो मुझे कुछ नया नहीं लगा कि मैं कुछ नया चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टीयर 1 में मुझे लगा था, क्योंकि टीयर 1 से पहले मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली, तो वो मुझे एकदम नया सा लगा कि यार मतलब कैसे इसमें ऑपरेट करना है ना, कब क्लिक होगा ये, है ना, ये सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन टीयर 2 में जो है वो मैं काफ़ी हैसल फ्री जो है वो दे पाया एग्जाम। तो मॉक जो है क्राइटेरिया यही होना चाहिए भाई कि जैसे एसएससी के एग्जाम्स में 2-3 मॉक जो है वो फेमस है, तो कोई सी भी एक को ले, है ना, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि मैं इसको लो या उसको लो, है ना, 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं। कौन कौन है बता दीजिए, 4 फेमस प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? तूने कौन सा लिया था? मैं तो 2 ही को भाई जानता हूँ। सबसे पहले तो ऑलिव बोर्ड का ही मैंने सुना था, और ऑलिव बोर्ड का मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि भाई कोई और भी है, और एक टेक्स्ट बुक का है। ओके। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का बोलते हैं भाई थोड़ा सा टफ रहता है, तो आई थिंक थोड़ा सा टफ होना जरूरी भी है, तो वो आप ले सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक ले लो, कोई सा भी ले, ओके। उसका कोई इशू नहीं। ठीक है। और मॉक को यूटिलाइज कैसे करना है? जैसे मॉक में मार्क्स ज़्यादा आ गए तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कम आ गए तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, तो सही उसका बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? मॉक को किस तरीके से टैकल करना है वो बता दीजिए। अभी जैसे पिछले 2 बार से मैं ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट जो है वो दे रहा हूँ। ओके। ठीक है ना, उन्हीं के प्लेटफॉर्म में, तो शाम के 5 बजे का टाइम रहता है, तो लाइव दे रहा हूँ। तो मेरा जो उसमें स्कोर आया वो 165 कुछ था। ठीक है, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, सेफ स्कोर है, इस एग्जाम को क्लियर कर। ठीक है। अगर आपके 190 आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भाई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स जो है आपका कोई डिसाइड नहीं करेगा। कई सारे कमेंट्स भी आए हैं कि भाई टॉपर के 165 आ रहे हैं, मेरे 195 आ रहे हैं, तो भाई उसमें कोई बहुत बड़प्पन वाली बात नहीं है कि 195 आ गया, है ना। भाई लास्ट में जो टॉपर है वो तो है,
है ना, आप उसको झुकला नहीं सकते भाई ये कैसे ले आया, क्योंकि जो मैटर करता है वो टियर 2 करता है ना। यूपीएससी के एग्ज़ाम में मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ तो मैं कभी बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट स्टेज निकाल ली, क्योंकि मुझे पता है असली टेस्ट तो सेकंड स्टेज है और वहाँ मैं फेल हो गया। तो मैं क्या ही कर लूँगा अभी बता कर कि मेरे जो प्रीलिम्स है मेरा 30 मार्क्स से मैं ज़्यादा लेके आया कट ऑफ से, क्या हो रहा है उससे। तो ये तो समझने वाली बात है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा स्कोर भी कर रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर। दूसरा, अगर कोई कम स्कोर करता है 120 125 के आसपास स्कोर है अगर आपका, तो भाई मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1 घंटे का एग्जाम होने के बाद 2 घंटे एनालिसिस ज़रूरी है इसका। अगर आपके मैथ्स में कम हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ थी तो भी आपके कम हो, तो समझना पड़ेगा कि भाई वो भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है आपका। तो टॉपिक्स पहचानो कि भाई हाँ मेरे सर्कल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सर्कल का इस पार्ट से गलत हो रहा है मेरा, और इससे मुझे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो अगर उस पार्ट का अगर कोई फॉर्मूला है, ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला की अगर बात कर रहा हूँ, अगर वो आपने नहीं गया तो भाई उसको कर लो, ठीक है। जैसे मेरे एक सर्कल का क्वेश्चन था मेरे साथ ही, तो मैंने उसका फॉर्मूला जो है वो याद कर लिया, भूल गया था मैं बीच में आके, तो वो मुझे एग्ज़ाम में काम आई। दूसरा, अगर किसी और भी टॉपिक में जैसे जीके में ही कि आप भाई परफॉर्मर हैं, उसकी एक एकेडमी है, भाई कथक डांसर हैं, उनकी खुद की एकेडमी है, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में पूछता है, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो भाई वो आपका वीक पॉइंट हो गया, आप उसको तैयार कर। 10 से 12 परफॉर्मर्स हैं, उनकी एकेडमी इस स्टेट में है, बस उसको प्रिपेयर कर लो। अगर आपका भाई 10 से 12 चीज़ें याद करने में एक क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो क्या घाटा है। बिल्कुल। तो जो भी एनालिसिस आ रहा है मॉक टेस्ट देने के बाद, उस पे समय स्पेंड करना रादर देन लुकिंग एट द मार्क्स कि मेरे इतने आ गए या इतने कम आ गए, कहाँ कहाँ पे गलती हुई, स्पेसिफिक एरिया को कवर करना, मतलब जो कहते हैं कि होल्स को प्लग करना, बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज़ ये कि भाई कभी भी आप मॉक्स दोगे तो अपने रैंक मत देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक मतलब देने वाले रहते हैं मॉक्स में, है ना, जी। बस सिर्फ अपना मार्क्स शो अप करने के लिए। मुझे याद है 348 मार्क्स आने के बाद भी, है ना, मेरी जो रैंक शो कर रही थी वो शायद 5-6,000 शो कर रही, और इस एग्ज़ाम में अगर मैं 348 रॉ मार्क्स होते तो मैं अंडर 1000। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 4 से 5 हज़ार जो फेक रैंकर्स हैं वहाँ पर, तो आपको उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टियर 1 में 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ठीक जोन में हो, आपको सिर्फ अपना स्कोर देखना है। और मॉक से ही जुड़ा हुआ एक और कंपोनेंट है स्पीड का, कि ओवरऑल आपकी स्पीड कैसे बढ़नी चाहिए इन फ्यूचर, धीरे धीरे अपन मतलब ग्रेजुअली अपनी स्पीड पे कैसे वर्क करें, उसको लेके क्या ओपिनियन है आपका? स्पीड जो है वो भाई मैथ्स में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मैथ्स एंड रीजनिंग। बिल्कुल। तो भाई देखो मैथ्स में स्पीड तब आएगी जब आप उनके बेसिक्स को बहुत अच्छे से कर लो, लाइक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, है ना, 40 तक के स्क्वायर्स पता रखो, 12 तक के लगभग क्यूब्स पता होने चाहिए आपको, सारे आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, है ना, एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, जो बड़ी से बड़ी आइडेंटिटीज़ की फॉर्मूलेज है ना, मेंसुरेशन वगैरह के फॉर्मूलेज याद, इन सब से स्पीड आती है ना। दूसरा, प्रेशर फील नहीं करना है, अगर प्रेशर फील करोगे तो आपसे जो बनता हुआ क्वेश्चन है वो भी नहीं बने। तीसरा ये है कि क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना, कि आपको 20 क्वेश्चन जो है 25 में 20 सिलेक्ट करने की, ये मुझे करना, बाकी 5 को आप स्किप कर लास्ट में उसको कर, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है वो आपके लगभग 15 to 16 मिनट्स में हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो 5 क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएंगे, तो वो 10 मिनट लास्ट में देना है आपको, शुरू में नहीं देना है, अदरवाइज बाकी पोर्शन भी आपका वीक हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से रखने हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेनी है पहले से, और मॉक टेस्ट देते रहोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, खुद पे खुद बढ़ती है स्पीड, है ना, उसका कोई जनरल फार्मूला नहीं, आप कितनी मेहनत करो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो आखिरी सवाल है मेरा, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ, अब तो खैर आप भी इस दुनिया में आ गए हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में, तो पहले तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है। आप यूट्यूब पे भी आपने अपना चैनल बनाया है, इनका एक चैनल है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आपका पहला एक्सपीरियंस बताइए यूट्यूब में कैसा है, बच्चों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, बस हाँ रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, तो भाई उस चीज़ में तो प्रॉब्लम रहेगी, है ना, क्योंकि भाई अपन सर्विस में जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ कई सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है ना, तो वही रहेगा, है ना भाई। मैं बहुत ज़्यादा देखो भाई स्ट्रेटजी पर वीडियो नहीं डालना चाहता,
है ना, स्ट्रैटेजी तो 100 लोग बताने होंगे, ठीक है। और हालांकि जो मैं डाला वीडियोस, 1-2 वीडियोस, उसमें तो बहुत है ना 60,000 व्यूज तक पहुंच गए, लेकिन जो रियल एजुकेशनल कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ उसमें अंडर 2000 व्यूज है। तो इससे ये समझ में आता है भाई कि जो 90% जो है ना पब्लिक है, हाँ, ठीक है, वो सीरियस नहीं है ना, 90% वो सीरियस नहीं है। तो इससे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो कि भाई 90% तो वैसे ही आउट ऑफ कंपटीशन है, 10% से ही कंपटीशन, उसमें 1% का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई 150-2,000 व्यूज आ रहे हैं और स्ट्रैटेजी पर जाऊंगा तो 60,000 व्यूज, ठीक है। तो ये है, तो ये समझ में आता है कि भाई जो जेन्युइन पब्लिक है वो बहुत कम है ना, और जो सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं वो ज़्यादा है। बिल्कुल सही आपका तो ऑब्जर्वेशन। इससे बच के रहना है भैया अपन को, है ना। और बाकी तो ऐसा एक्सपीरियंस ठीक ही रहा है, काफ़ी इरेगुलरिटी तो रहेगी ही भाई इसमें, है ना। बाकी जितना अधिक से अधिक हो सकेगा एजुकेशनल कंटेंट में ज़रूर अपलोड करूँगा। एस्पिरेंट्स को लेके क्या एडवाइस है आपको फॉर यूजिंग सोशल मीडिया, कि वो कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, बहुत कुछ है करने को। तो और यूट्यूब में भी एक मतलब वो एक अथाह सागर है, तो उसमें क्या कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें, उसको लेके क्या प्रिकॉशंस है, एडवाइस है? देखिए आज भी जो मूल जो मंत्र है ना, वो तो यही है कि आप ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें खुद को, राइट। ठीक है। जो जो भी आपकी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए। लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, उसमें क्या है, आपको डिस्ट्रैक्शन हमेशा आएगा, है ना, कि भाई इस टॉपिक के बारे में चलो यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, है ना, गूगल में देख लेते हैं, और गूगल में आप जाएंगे तो फिर 100 चीज़ें और मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफलाइन मेंटेन करें खुद को, ठीक है। हाँ भाई, प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हो तो वो तो ऑनलाइन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म का एक अपना समय होता है, वो भी 24 घंटे अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भाई। उनकी जो टेस्ट है वो हर वीक में एक आएगा, ठीक है। उनकी जो वीडियोस भी आ रही है डिटेल्ड वीडियो, वो भी डेली 1 या 2 ही आएंगी, 10 तो आएंगी नहीं, ठीक है, उतना तक ठीक है। लेकिन उसके आगे जो आप स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, रील्स देख रहे हो, वो सिर्फ आपका लॉस है। उस टाइम को भले आप रेस्ट करके निकाल दीजिए, है ना, लेकिन सोशल मीडिया में उसको कम से कम उसमें जाए, रेस्ट करके निकाल दीजिए, अपने माइंड को आराम दे थोड़ा, और फिर से तैयारी करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर कि भाई फ्री टाइम आप सोशल मीडिया में बिता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हर बार की तरह। और कोई फाइनल आप एडवाइस बच्चों को देना चाहते हो, कुछ आप कोई चीज़ ऐसी कवर करना चाहते हो जो अब तक छूट गई हो? लगभग तो वही एडवाइस दे ही दी है मैंने, है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर भी बस यही है कि भाई प्रेशर नहीं लेना है ना। बार वही सिलेक्शन जो है 1% का ही होना है, अभी 99% को फेल होना ही है। तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो कभी भी इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अपना एक सेकंड ऑप्शन हमेशा ओपन रखना, ठीक है, कि भाई ये नहीं तो ये सही, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं, है ना। तैयारी लगातार करते रहें, ठीक है, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस कितना ही तो अपन। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। थैंक यू।